Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on daily news analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. तो स्टूडेंट्स आज है 21st ऑफ जून एंड आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है बिकॉज इंडिया एंड द वर्ल्ड ओवर हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आपका सेलिब्रेट करते हैं जो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। एंड ये इंटरनेशनल डे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया से है या इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री से है। एंड एवरीवन ऑफ अस नो कि योगा और योग जो है आपका ये हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है और अगर नहीं है आप लोगों का तो प्लीज इसे हिस्सा बनाइए बिकॉज ये आपको एग्जाम प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो बिकॉज योग वर्ड का मतलब ही होता है कि देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। यस, मतलब आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल ये तीनों इंटीग्रेट होने चाहिए। इन तीनों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए, इनके बीच में एक मैचिंग होनी चाहिए जिससे जो आपकी एनर्जी इसको आप फुल्ली यूटिलाइज कर सको। एंड इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए आज से 10 साल पहले, तो इसलिए भी ये दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस ईयर इज द 10th एनिवर्सरी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इस साल जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है उसकी आपको एक तो थीम पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए एंड मोर ओवर कि ये पर्टिकुलर इसकी जो हिस्ट्री वो आपको पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो कब से रिकॉग्नाइज किया गया था। एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे एंशिएंट हिस्ट्री के एक दो सवाल पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा इन इंडिया और योगा इन द वर्ल्ड आल्सो, या कौन किस पर्टिकुलर ऋषि को या महर्षि को हम यहां पे योगा का फादर बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है विच इज आल्सो देयर ऑन द बोर्ड बट अदरवाइज आल्सो यू शुड नो ऑल ऑफ दीस फैक्ट्स आल्सो व्हिच आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम आल्सो। ओके, सो लेट्स जस्ट लुक, दिस इज द करंट पोस्टर जो इस साल का पोस्टर है आपके इंटरनेशनल योगा डे का। जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपकी एक मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री, जिसने ये पर्टिकुलर पोस्टर रिलीज करा है। एंड यू शुड नो दिस कि आयुष जो है इसका एक फुल फॉर्म है, इस मिनिस्ट्री का। ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, वाई स्टैंड्स फॉर योग। ओके, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, जो ये ए होता है ये साइलेंट होता है। ओके, तो योग, आयुर्वेद, फिर आपका यू से हो जाएगा यूनानी मेडिसिन, फिर एस से हो जाता है आपका सिद्धा मेडिसिन। ये ट्राइबल मेडिसिन कह सकते हैं आप इसको, ट्राइबल मेडिसिन आपके लद्दाख के एरियाज में जो होती है। एंड लास्ट इज योर होम्योपैथी which originated in the country of Germany. Many people believe कि homeopathy is not a real science because इसका जो scientific principle है वो इतना sound नहीं है, but otherwise also many people believe कि yes उनको homeopathy की दवाई से फायदा होता है। तो इंडिया के अंदर में आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो इन सब मेडिसिन के या इन सब मेडिसिनल आपके स्कूल से डील नहीं करती है। इसके लिए अलग से मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसका आयुष का एक्चुअल में एक फुल फॉर्म है और ये आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, तो वी नो नाउ दिस कि आपका जो इंटरनेशनल योगा डे टुडे इज इंटरनेशनल योगा डे विच इज 21st ऑफ जून। हर साल 21st ऑफ जून को आपका इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और ये आज से ही नहीं, 2014 से 2014 दिसंबर 2014 was the ईयर जिस दिन हमने या जिस पर्टिकुलर ईयर के अंदर में हमने या आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को एज एन इंटरनेशनल डे रिकॉग्नाइज किया था। एंड इसका बहुत हद तक क्रेडिट जाता है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर को भी बिकॉज इट वाज नरेंद्र मोदी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि वी शुड बी हैविंग अ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। एंड सिंस 2014 इट हैज बीन इंडिया ओनली जो वर्ल्ड ओवर योग को प्रमोट करा। ऑल्दो इट इज अनदर केस कि आपके वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में जो योग है वो ऑलरेडी पॉपुलर है, बट यस इंडिया हैज ऑल्सो प्लेड अ वेरी बिग पार्ट इन मेकिंग योर योगा वर्ल्ड फेमस ऑल्सो। ओके, इसके अलावा यू शुड नो दिस ईयर्स थीम के क्वेश्चन जो होते हैं आपके क्लैट और एलेट एग्जाम के अंदर में और बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में भी या कोई भी आप एग्जाम देते हैं उसमें डायरेक्टली थीम आपसे पूछी जा सकती। तो इस साल की थीम क्या है? थीम इज योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ओके, तो दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर विच ऑल्सो गोइंग टू बी यूज्ड बाय इंडिया ऑल्सो। इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछा जाए कि योग का अर्लीस्ट मेंशन किस पर्टिकुलर एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर में है, तो जो हमारी हिंदूज की सबसे पहली आपकी टेक्स्ट है ऋग्वेद, उसी के अंदर में आपका इसका मेंशन है। ओके, इसके अलावा उपनिषद के अंदर में आपके जो ब्राह्मण्याक होते हैं उनके अंदर में भी इनका मेंशन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे पतंजलि के योग सूत्र।
तो करंट जो हम आसन बोलते हैं जिनको योगा के, वो सारे के सारे पतंजलि जो एक ऋषि थे, ऋषि कौन थे, ऋषि जिनको हम यूजुअली रिलीजन से कनेक्ट करते हैं, बट आप उनको इंडिया के एंशिएंट साइंटिस्ट भी कह सकते हैं या लर्नेड पर्सन कह सकते हो। तो जो पतंजलि ऋषि थे वो, उनकी बुक है योग सूत्र, जिसके अंदर में योग के डिफरेंट आसन्स, उनके बेनिफिट्स, उनसे क्या क्या हेल्प होती है, वो सब उसके अंदर में मेंशन है। एंड दैट इज व्हाई पतंजलि इज नोन एज द फादर ऑफ योग इन इंडिया। एंड इसको आप सीधे बाबा रामदेव से कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी कंपनी का नाम भी अब पतंजलि ही है। तो पतंजलि इसीलिए बिकॉज जो आपके फादर ऑफ योग हैं या जिन्होंने योगा को फाउंड किया था, मे बी शायद पॉपुलराइज ज्यादा किया या उन्होंने पहली एक प्रॉपर बुक लिखी थी, बट ही इज नोन एज अ फादर ऑफ योग इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो यहां पे पतंजलि भी आपको पता होना चाहिए। ओके अब एक और क्वेश्चन जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, यू मस्ट थिंक कि भाई 21 जून को हमने क्यों चूज करा, बिकॉज अदरवाइज अभी तो मौसम अच्छा लग रहा है, बट वी नो दिस कि 21 जून इज वन ऑफ द डेज जो वन ऑफ द हॉटेस्ट डे होता है। तो यहां पे हमने जून 21 को चूज क्यों करा? सो वन ऑफ द रीजन इज कि जो 21 जून होता है, दिस इज द डे विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, और इस डे को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। ओके तो 21 जून जो होता है आपका, ये आपका लॉन्गेस्ट डे या सबसे लंबा दिन होता है आपका हर साल का, और इसी दिन को कमेमोरेट करते हैं हम 21 जून को, इसीलिए हमने सिलेक्ट करा है कि यही दिन हमारा योग डे होगा। ओके तो 2014 ऑनवर्ड्स हमने 21 जून को हमारा इंटरनेशनल योगा डे यहां पे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मेंशन इन ऋग्वेद, अर्लीस्ट मेंशन आपका ऋग्वेद के अंदर में है। पतंजलि हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा, व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ योगा? बिकॉज इन्होंने एक बुक लिखी थी योग सूत्र, जिसके अंदर में आपके सारे आसन्स मेंशन्ड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली 2014 में इट वाज इंडिया व्हिच बेसिकली टुक द लीड इन बेसिकली प्रमोटिंग योगा इन द वर्ल्ड। ओके तो ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए, ये आपके क्लैट और एलेट के लिए हर साल ही इंपॉर्टेंट रहता है। ओके अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ईरान के बारे में अभी आप एवरीवन नोज कि अभी ईरान इजराइल का वॉर ही चल रहा है, एंड यहां पे जो आप फ्रंट पेज न्यूज देखोगे तो ईरान का स्टेटमेंट यह है कि ईरान इज नाउ रेडी फॉर डिप्लोमेसी इफ नो अदर मिलिट्री एक्शन इज टेकन। तो यहां पे कहीं ना कहीं ईरान जो है वो सिग्नल ये शो कर रहा है कि हम डिप्लोमेसी के लिए भी रेडी हैं, बट एट द सेम टाइम वी एज अ कंट्री, वी एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, हमने हमारे जो नेशनल्स वहां पे स्पेसिफिकली स्टूडेंट जो वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए भी स्टेप्स को इनिशिएट कर दिया। एंड आई नो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस ऑपरेशन सिंधु, जो आज से 2 या 3 दिन पहले इंडिया ने स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर में जितने भी ईरान के अंदर में इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स हैं उनको हम वापस से रिटर्न करवा रहे हैं। ओके तो नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, इंडिया ने पिछले 10-12 साल के अंदर में बहुत सारे ऑपरेशंस करे हैं, जिसमें कहीं पे हम किसी को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हमने हमारी वैक्सीन और मेडिकेशन जो थी अंडर ऑपरेशन हमने अलग अलग कंट्रीज के अंदर में सेंड करी थी। इसके अलावा अलग अलग कंट्री में जब भी कोई ट्रेजेडी होती है तो इंडिया वहां पे सपोर्ट भी सेंड करता है, एंड एट द सेम टाइम वहां पे जो इंडियंस है अगर उनको इवैक्यूएट करने की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, वहां पे भी इवैक्यूएशन के लिए हमने ऑपरेशन करा था। सुडान के अंदर में अभी रिसेंटली वॉर चल रहा था, उसके लिए हमने इवैक्यूएशन के लिए करा था। यमन के अंदर में हमने ये चीज करी थी, और अब हम ये सेम चीज कर रहे हैं ईरान के अंदर में, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। तो बिकॉज ऑपरेशन सिंधु न्यूज में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी रिसेंटली एटलीस्ट अभी में कौन कौन से मेजर ऑपरेशन यहां पे रन करें। तो यहां पे मैंने आपके लिए जो सेलेक्टिवली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है उनको यहां पे लिस्ट डाउन करें, बिकॉज अदरवाइज लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और उससे फिर कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है। बिकॉज ज्यादा अगर हमारे पास ऑपरेशंस याद करने को होंगे तो हमें वो याद ही नहीं होंगे, इसलिए बेटर है कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम अच्छे से कर लें। ओके तो ये कुछ लिस्ट है, बट इसमें मैंने जानबूझ के एक ऑपरेशन मिस आउट करा है, और वो है ऑपरेशन XYZ ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार वाला ऑपरेशन जो अभी हमने रिसेंटली, आई होप यू आर अवेयर कि रिसेंटली म्यांमार के अंदर में आपके अर्थक्वेक आया था, देयर वाज एन अर्थक्वेक इन म्यांमार, और वहां पे भी हमने वहां पे रिलीफ मटेरियल को सेंड करने के लिए, म्यांमार की हेल्प करने के लिए हमने एक ऑपरेशन रन करा था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है वो मैंने यहां नहीं लिखा है, बिकॉज दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। तो जो लोग आंसर कर सकते हैं प्लीज आप यहां पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए कि इंडिया ने अर्थक्वेक के लिए हेल्प करने के लिए म्यांमार के अंदर में जो ऑपरेशन रन करा था उस ऑपरेशन का नाम क्या है। ओके तो ये तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस हैं जो कुछ अभी रिसेंट टाइम्स में इंडिया ने हेल्ड करे हैं टू हेल्प आउट इंडियंस इन नीड, उन सबके हमने यहां पे डिस्कशन करा है। ओके और सबसे पहला है ऑपरेशन सिंधु। इसमें डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये सबसे करंट ऑपरेशन, एवरीवन नोज दिस कि ईरान इजराइल की वॉर की वजह से ये पर्टिकुलर ऑपरेशन हम अभी रन कर रहे हैं
और अभी कंटिन्यूस इन प्रोसेस है। ओके, इसके अलावा 2023 के अंदर में ऑपरेशन कावेरी हमने करा था जो सुडान को लेकर था। अभी हम जस्ट डिस्कस यही कर रहे थे कि यहां पे सुडान के अंदर में सिविल वॉर चल रहा है और वहां पे जो आपके इंडियंस वहां पे फंस गए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी करा। इसके बाद नेक्स्ट है द वेरी फेमस ऑपरेशन गंगा। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे हमने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। दिस वाज आल्सो अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस बिकॉज वहां पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स थे। तो ये 2 पार्ट में था। एक तो हमने बहुत सारे इंडियन आपके जो स्टूडेंट्स थे उनको बाय एयरप्लेन इंडिया में कॉल करा एंड उसके अलावा जहां पे हम एयर ऑपरेशन नहीं कर सकते थे या जहां पे हम उन्हें नेबरिंग कंट्रीज में सेंड कर सकते जहां पे वो सेफ होते हमने वहां पे उनको सेंड करा। इसके अलावा नॉट जस्ट इंडियन स्टूडेंट्स बट उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में वहां पे जो कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी थे या आसपास कंट्रीज के भी जो पर्टिकुलर सिटीजन से स्टूडेंट्स थे उनको भी हमने इवैक्यूएट करा था। इसलिए ऑपरेशन गंगा जो है इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन या इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जिसके अंदर में इंडिया ये शोकेस कर रहा था कि इंडिया सिर्फ अपनी नहीं सोचता, इंडिया इज अ ग्लोबल लीडर, इंडिया इज अ सुपर पावर और ये अपने आसपास की जो छोटी कंट्रीज हैं जो इस तरह के ऑपरेशन नहीं कंडक्ट कर सकती है उनकी भी यहां पे हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। इट्स अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर और यहां पे सिर्फ हम हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोविड के टाइम में जो आपकी सबसे रिचेस्ट कंट्रीज हैं लाइक यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने बाकी जो पुअर कंट्रीज हैं उनको वैक्सीन देने से, उनको मेडिसिन देने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था बिकॉज दे वर लाइक कि हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे यहां पे पैंडेमिक इंक्रीज हो जाए और हमें उस टाइम जरूरत हुई तो हमारे पास कमी हो जाएगी। सो दे वर जस्ट केयरिंग अबाउट देमसेल्व्स। बट इंडिया ऑल्दो इंडिया इज वन ऑफ द वेरी बिग कंट्री और इंडिया में बहुत सारे केसेस थे एंड इंडिया को बहुत सारी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट थी, फिर भी वी मेड श्योर कि हम जो बाकी की पुअर कंट्रीज हैं, नॉट सो वेल टू डू फैमिलीज हैं, वेल टू डू आपकी कंट्रीज हैं, उनको भी यहां पे हम वैक्सीन में हेल्प कर पाए। ओके, एनीवे तो ऑपरेशन गंगा आपका एक हो गया। नेक्स्ट इज वंदे भारत मिशन। दिस वाज द कोविड-19 मिशन जिसकी मैं अभी आपसे बात ही कर रहा हूं। तो कोविड-19 से मिशन कौन सा है? भारत मिशन, वंदे भारत मिशन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा 3 ऑपरेशंस और हैं। एक है ऑपरेशन समुद्र सेतु जो भी आपका कोविड-19 लॉकडाउन में स्ट्रैंडेड इंडियंस को लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन मैत्री, अनदर वेरी फेमस नेपाल अर्थक्वेक, वेरी बिग अर्थक्वेक इन नेपाल, इट टुक प्लेस इन 2015, वहां पे सेल्फ करने के लिए हमने ऑपरेशन मैत्री करा था। एंड देयर इज ऑपरेशन राहत ऑल्सो जो यमन में जो सिविल वॉर चल रहा है अभी भी कंटिन्यूअसली वो वहां पे रन हो रहा है 2015 के अंदर में बिकॉज वो एकदम पीक पे था, तब इंडिया ने वहां से भी इवैक्यूएशन लॉन्च करा। इसके अलावा दिस इज नॉट कि भाई हमने सिर्फ 7 मिशंस करें, बहुत सारे हम मिशंस रेगुलर करते हैं बट दीज आर सम ऑफ द लार्ज स्केल मिशन, सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिशन जो इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में करे। एंड आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछ ही चुका हूं मैं आपसे कि म्यांमार अर्थक्वेक के अंदर में इंडिया ने कौन सा आपका रेस्क्यू मिशन वहां पे लॉन्च किया था। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर सेकंड न्यूज। ईरान का बहुत दिनों से बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, तो इन केस यू वांट मोर डिटेल्स प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, बट अदरवाइज आई थिंक हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। यूके लॉ मेकर्स अप्रूव अ बिल टू अलाउ टर्मिनली इल पीपल टू एंड देयर लाइव्स। तो यहां पे यूनाइटेड किंगडम ने इंग्लैंड और वेल्स के लिए एक पर्टिकुलर लॉ पास किया है। तो जैसे इंडियन पार्लियामेंट होती है ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इंडिया में 2 हाउसेज हैं, वहां पर भी 2 हाउसेज हैं। जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होता है, वहां पे जो 2 हाउस है उनका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स कॉमन लोगों का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मालिक का। ओके, लॉर्ड्स का मतलब तो मालिक ही हुआ, बट यस ये है हाउस ऑफ कॉमन्स जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और यहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड जैसे लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो यहां पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ऑल्दो विद अ नैरो मेजॉरिटी बट दे हैव बेसिकली क्लियर्ड दिस, यानी लोकसभा से, वहां की लोकसभा से पर्टिकुलर बिल जो है ये पर्टिकुलर बिल पास हो चुका है। और अब ऑब्वियसली हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास हो जाएगा तभी होगा, बट इट इज मेनी कमेंटेटर्स आर कमेंटिंग दैट प्रोबेबली ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी पास हो जाएगा। एनीवे लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर बिल। और यहां पे बात क्या हो रही है, तो यूके के अंदर में असिस्टेड डाइंग बिल जो है उसको अलाउ कर दिया गया। तो यहां पे असिस्टेड डाइंग बिल क्या होता है? सो यू मस्ट हैव सीन या यू मस्ट हैव हर्ड एटलीस्ट, ये न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि यहां पे कोई पर्सन है जो टर्मिनली इल है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल इलनेस? टर्मिनल इलनेस का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन को कोई ऐसी डिजीज है, कोई ऐसी इलनेस है जिसका कोई भी यहां पे ट्रीटमेंट नहीं है। एंड प्रोबेबली इस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर, इलनेस के अंदर में उसकी जो लाइफ है दैट इज ऑल्सो वेरी डिग्रेडेड। मतलब उसकी जो लाइफ है ऐसा नहीं है कि अगर वो पर्टिकुलर उसको इलनेस से जैसे उसकी डेथ हो सकती है उससे वो कोई नॉर्मल लाइफ जी पा
रहा है, ही और शी इज वेरी मच इन पेन, ही और शी कैन नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं उनको हम टर्मिनल इलनेस बोलते हैं, यानी कि ऐसी कोई भी इलनेस जो टर्मिनेट नहीं हो सकती है, मतलब उस इलनेस से आपकी डेथ हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल कि आपका अगर कोई थर्ड स्टेज कैंसर होता है तो वो सब आपकी टर्मिनल इलनेस की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, बहुत सारी ऐसी इलनेसेस हैं जो इतनी हम सुनते नहीं, बिकॉज दे आर नॉट वेरी दैट कॉमन इन द वर्ल्ड, बट उस वजह से उसमें उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो उस पर्टिकुलर केस में द पर्सन माइट डाई वेरी सून एंड दे आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन द लास्ट डेज ऑफ देयर लाइफ। तो यहाँ पे यूएस ने क्या करा है, यूएस ने, नॉट यूएस बट यूके ने असिस्टेड डाइंग बिल जो है इसको यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन से पास करा है। अब ये असिस्टेड डाइंग यानी कि मरने में आपको असिस्टेंस दी जा रही है। तो यहां पे ये क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है विच हैज लेस देन 6 months टू लिव, तो लेट्स से कोई एक्सीडेंट के अंदर में किसी को कोई ब्रेन इंजरी ऐसी हो चुकी है, डॉक्टर्स हैव सेड कि इसमें हम बचा नहीं सकते हैं, सिर्फ 6 महीने मैक्सिमम ये पर्सन जी सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में कुछ सेफगार्ड्स के साथ अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रीमैच्योर डेथ देना चाहे तो दी जा सकती है। बट उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है वहां पे कि ये जो डिसीजन है कि इस पर्सन को 6 महीने ही बचे इसके, तो इसको अगर हम क्या पहले डेथ भी दे सकते हैं, कि क्या इसको एक मर्सीफुल डेथ दे सकते हैं क्या, क्योंकि शायद ये पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज में 2 डॉक्टर्स, एक साइकाइट्रिस्ट, एक सीनियर लॉयर और एक सोशल वर्कर जो है, अगर इनका एक पैनल बनाया जाएगा और अगर ये अप्रूव कर देते हैं कि यस दिस पर्सन कैन बी मर्सीफुली किल्ड, देन इन दैट पर्टिकुलर केस उसको असिस्टेड डाइंग का जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है वो अलाउ किया जाएगा। ओके, जो ये पर्टिकुलर असिस्टेड डाइंग है इसको हम मर्सी किलिंग एंड मैनी ऑफ यू माइट नो दिस, इसी को हम यूथेनेशिया भी कहते हैं। यूथेनेशिया का मतलब मर्सी किलिंग होता है, यानी इंटेंशनली किलिंग समवन बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में किया जाता है। एंड ये जो पर्टिकुलर यूथेनेशिया, डू नॉट थिंक कि इंडिया के अंदर में कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिया के अंदर में भी कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है और 2011 से एग्जिस्ट करता है, बट ऑन अ लिमिटेड स्केल। वो कैसे? तो यूथेनेशिया जो है, मर्सी किलिंग जो है कि यानी कि अगर कोई पर्सन टर्मिनली इल है तो क्या उस पर्सन को हम प्रीमैच्योर यहां पे किल कर सकते हैं, उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। तो उसके लिए इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो है एक्टिव यूथेनेशिया, एक है पैसिव यूथेनेशिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यूथेनेशिया मतलब तो मर्सी किलिंग ही होता है, तो एक जगह कुछ एक्टिवली एक्ट किया जा रहा है और एक जगह में कोई भी एक्ट नहीं किया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक्टिव यूथेनेशिया होगा जहां पे कोई आप एक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग अ लीथल इंजेक्शन, आपने उसको पॉइजन का इंजेक्शन दे दिया एग्जांपल के लिए, सो यू आर डूइंग सम एक्ट, लीथल इंजेक्शन दे रहे हो जिससे उसकी डेथ कॉज हो रही है। अंडरस्टूड? इससे डेथ किससे हो रही है? जो आपने एक्ट करा उससे हो रही है। पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है? यहां पे आप उसका जो पर्टिकुलर लेट्स से लाइफ सपोर्ट है, एग्जांपल के लिए कोई पर्सन वेंटिलेटर पे है या कोई बहुत हैवी मेडिकेशन के ऊपर पे एंड उसकी वजह से उसकी जो पर्टिकुलर लाइफ है वो कंटिन्यू हो पा रही है, तो यहां पे लेट्स से आप उसका लाइफ सपोर्ट रिमूव कर रहे हो, यानी आप कुछ करना था आपको बट आप ओमिट कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो, तो यहां पे आपका वो पैसिव यूथेनेशिया की डेफिनेशन में आ जाएगा। और इंडिया के अंदर में लीगल स्टेटस क्या है? तो जस्ट नो दिस, इंडिया के अंदर में एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट अलाउड। अगेन आई रिपीट, इंडिया के अंदर में एक्टिव यूथेनेशिया नॉट अलाउड, बट पैसिव यूथेनेशिया जहां पे कोई पर्सन अगर टर्मिनली इल है, बट हम यहां पे टर्मिनली वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। द टर्म यूज इज परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। अब ये पीवीएस परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या है? तो सिंपली जैसे लिखा हुआ है कि वो पर्सन परमानेंट वेजिटेबल की तरह है, यानी कि ही और शी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द असिस्टेंस व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एन आउटसाइड एजेंट, यानी कोई और पर्सन या कोई मशीन जो है वो उसको वो लाइफ अलाउ कर रही है। एज सुन एज वो मशीन या वो सपोर्ट हम रिमूव करेंगे, उस पर्सन की नेचुरल डेथ कोर्स हो जाएगी। तो इंडिया के अंदर में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन पीवीएस स्टेट के अंदर में, तो देयर आर सर्टेन प्रोसीजर, सर्टेन सेफगार्ड्स, उनको आप फॉलो करके उस पर्टिकुलर पर्सन को यहां पे पैसिवली यूथेनाइज कर सकते हो। अदरवाइज एक्टिव यूथेनेशिया इंडिया के अंदर में अलाउड नहीं है, तो ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी।
तो अभी भी यूके के अंदर में चीज अलाउ करी गई है, बट जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स पास कर देंगे तब हम कहेंगे यूके हैज बिकम अनदर कंट्री जहां पे अब आपका एक्टिव यूथनेशिया भी अलाउ हो जाएगा। ओके, एनीवे इंडिया के अंदर में कौन से दो मेन जजमेंट्स हैं जो यूथनेशिया अलाउ करते हैं या डील करते हैं? तो सबसे पहला जो केस था वो था अरुणा शानबॉग का केस। सो शी वाज अ नर्स इन अ केईएम हॉस्पिटल इन मुंबई, जहां पे शी वाज इन अ पीवीएस स्टेट, परमानेंट वेस्टेज स्टेट, फॉर द लास्ट 42 ईयर्स। लास्ट 42 ईयर्स से वो पर्सन जो थी वो आपके परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी बिकॉज ऑफ वन ऑफ द इंसिडेंट, समवन ट्राई टू रेप हर एंड उसको उन्होंने चोक करने की कोशिश करी, तो उस वजह से उनकी जो ब्रेन में ऑक्सीजन जा रही थी वो जाना बंद हो गई और उससे वो कोमाटोस सिचुएशन में या पीवीएस स्टेज में पहुंच गए। कोमाटोस से भी नेक्स्ट स्टेज हो गई पीवीएस स्टेज, जहां से आप कोमा से तो बाहर आ सकते हो, पीवीएस से आप वापस बाहर भी नहीं आ सकते हो। तो पीवीएस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि देयर इज नो चांस, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रिकवरी, कि यहां पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहां से ये वापस से नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। तो वो भी एक पीवीएस का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो परमानेंट होना चाहिए वेजिटेटिव स्टेट। ओके, तो यहां पे इन पर्टिकुलर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फर्स्ट टाइम पैसिव यूथनेशिया से डील करा था एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे पैसिव यूथनेशिया जो है वो इंडिया में अलाउ कर दिया था। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में अरुणा शानबॉग के केस में अलाउ कर दिया गया था, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि अगर आपको पैसिव यूथनेशिया अलाउ करना है तो जो भी वो पर्सन है, जैसे यहां पे अरुणा शानबॉग वो पर्सन थी जिनको पैसिव यूथनेशिया देना है, इनकी जो केयर कर रहा है जिसको बोला जाएगा नेक्स्ट फ्रेंड, अब वो फैमिली भी हो सकती है, वो एक्चुअल में कोई फ्रेंड हो सकता है, या इनके केस में ये एक नर्स थी तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो ही उनकी 42 ईयर से इस तरह से देखभाल कर रहा था एंड दे डिसाइडेड कि वी डू नॉट वांट हर टू बी पैसिवली यूथनाइज्ड। हाउएवर द गॉड हैड मर्सी ऑन हर एंड वेरी सून जस्ट आफ्टर दिस जजमेंट उनकी नेचुरल डेथ हो गई नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर में, 8 मंथ्स के अंदर, एज इफ शी वाज वेटिंग कि यहाँ पे शायद उनकी केस की वजह से इंडिया के अंदर में पैसिव यूथनेशिया पे बात हो और यहाँ पे हमारे लिए भी कोई इस टाइप की फैसिलिटी या कुछ यहाँ पे या एटलीस्ट कुछ डिस्कशन यहां पे इनिशिएट हो। एनीवे इस पर्टिकुलर केस के बाद आपका पैसिव यूथनेशिया अलाउ हो गया था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विच केस लेड टू यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया, सो यू शुड नो दिस कि दिस इज द अरुणा शानबॉग केस जिसके अंदर में पैसिव यूथनेशिया किया था। इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट केसेस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विथ डिग्निटी, आपका मरने का अधिकार डिग्निटी के साथ, उसको आपका राइट टू लाइफ का पार्ट माना था। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं कि जहां पे जब वो ये लाइन पढ़ते हैं तो दे फील लाइक कि राइट टू लाइफ के अंदर में राइट टू डाई भी आता है, यानी कि जो भी पर्सन है उसके पास में राइट ऑफ सुसाइड हो गया, बट ऐसा नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। राइट टू लाइफ डज नॉट कंटेन्स राइट टू डाई, राइट टू लाइफ कंटेन्स राइट टू डाई विथ डिग्निटी। तो यहां पे अगर बिकॉज ऑफ सम इलनेस, बिकॉज ऑफ सम डिजीज यू आर नॉट एबल टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, देन यू हैव द राइट टू डाई विथ डिग्निटी। और इसको अगर और नैरो डाउन करूं तो राइट टू डाई विथ डिग्निटी means कि in India we have the right to have passive euthanasia in specific cases। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसिलिटी अलाउ करी, वो थी लिविंग विल्स क्रिएट करने की या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स देने की। अब ये लिविंग विल्स क्या होता है? तो विल यानी वसीयत जो होती है, तो लिविंग विल जो होती है ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वसीयत आप बना सकते हो जिसके अंदर में कि जब आप एकदम साउंड मेंटल हेल्थ में, आप साउंड फिजिकल हेल्थ में हो एंड उस पर्टिकुलर केस में अगर आप अपनी लिविंग विल बनाना चाहो तो बना सकते हो, जिसके अंदर में आप ये बता सकते हो कि इन फ्यूचर अगर मैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जाता हूं तो मैं क्या चाहता हूं कि क्या मुझे पैसिव यूथनाइज किया जाए या फिर मेरा जो ट्रीटमेंट उसको कंटिन्यू करा जाए। तो फॉर एग्जांपल यू माइट फील लाइक कि माय फैमिली इज नॉट दैट वेल टू डू, बट इवन इफ इट्स वेरी वेल टू डू, बट पैसिव यूथनेशिया के अंदर में हो सकता है कि जो मेरा मेडिकल खर्चा वो इतना हैवी हो कि मेरी जो पर्टिकुलर फैमिली है वो उसको बेयर ही ना कर पाए एंड आई डोंट वांट माय फैमिली टू सफर इन केस आई एम इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लिविंग विल बना सकते हो, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दे सकते हो कि इन माय पर्टिकुलर केस प्लीज डू नॉट गिव मी दिस, प्लीज अलाउ मी टू हैव पैसिव यूथनेशिया। तो आप अपनी पहले ही वसीयत बना दीजिए कि इन केस आप पीवीएस होता है तो आपके साथ में क्या होना चाहिए, क्या आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू होना चाहिए या फिर उस ट्रीटमेंट को आपको बीच में ही स्टक करवाना है, स्टॉल करवाना है। ओके, तो यहां पे लिविंग विल की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रिटर्न होना चाहिए, एक तो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ओरली नहीं बोल सकते हो कि आप अपने लॉयर को बता के चले जाओ। ओके, वॉलंटरली व्हेन ऑफ साउंड माइंड, तो आप जब साउंड माइंड के हो तब आप इसको बना सकते हो और वॉलंटरी दिखना चाहिए, इसके अंदर में कोर्शन नहीं होना चाहिए। यहां पे वॉलंटरी हम क्यों लिखवा रहे हैं? बिकॉज इंडिया के अंदर भी यू नो दिस कि
या इंडिया क्या, इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना नाउ कि जो एल्डरली होता है उनका हर कोई टेक केयर नहीं करना चाहता है, तो हो सकता है कि फैमिली फोर्स करके इस टाइप की लिविंग विल क्रिएट करवा दे। ओके, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जस्ट लाइक एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट, ये भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एंड इसके अलावा एग्जीक्यूटेड थ्रू अ डिफाइंड प्रोसीजर विद मेडिकल बोर्ड अप्रूवल, मेडिकल बोर्ड बैठेगा और उससे अप्रूव करके ही आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया। ओके, एंड आई थॉट कि जो आपके क्लैट या एलेट कई बार सवाल भी पूछ लेता है, उन सवालों को भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे एक्टिव यूथनेशिया अलाउड है एंड कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक्टिव यूथनेशिया यानी कि जहां पे आप लीथल इंजेक्शन देकर भी डेथ कॉज कर सकते हो, और यहाँ पे नीदरलैंड्स इज एन एग्जाम्पल जो बहुत ही ज्यादा लिबरल होता जा रहा है। इन दिस केस देयर इज अ डिबेट ऑन गोइंग कि यहाँ पे एवरीवन हु इज लिविंग राइट नाउ they should have a right to die also. So they are trying to create a legal system jahan pe not just in case of PVS or let's say a terminal illness, even if someone feels like they do not want to live anymore, they should also have a right to die. तो यहाँ पे इस तरीका लिबरल जो अप्रोच है वो अप्रोच किया जा रहा है। एंड वाई सो, बिकॉज 2002 was the year जब नीदरलैंड्स became the first country, it is the first country to allow active euthanasia, तो इसलिए नीदरलैंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सून फॉलोड बाय बेल्जियम, उसी सेम ईयर में बेल्जियम बिकेम द सेकंड कंट्री, देन लग्जमबर्ग, कोलंबिया, कनाडा, स्पेन एंड न्यूजीलैंड। सो दीज आर सम कंट्रीज जहां पे एक्टिव यूथनेशिया जो है अलाउड है। अब यहां पे पैसिव यूथनेशिया की बात करें तो इंडिया जो है, इंडिया इज नॉट मेंशन हियर बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि इंडिया के अंदर में 2011 से पैसिव यूथनेशिया जो है वो अलाउ हो चुका है, ऑल्दो नॉट बाय अ लॉ बट बाय अ कोर्ट ऑर्डर। बट यस, कोर्ट का ऑर्डर भी जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता है वो एज अ लॉ ही करा जाएगा, और 2011 से इंडिया के अंदर में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। स्विट्जरलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री इन 1942 टू अलाउ पैसिव यूथनेशिया इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस। देन यू हैव एग्जांपल ऑफ जर्मनी। यूएसए के अंदर में स्टेट वाइज लॉ होता है, तो कुछ स्टेट्स हैं लाइक ऑरेगन जहां पे कोलोराडो जहां पे आपका ये पर्टिकुलर अलाउड होता है। इसके अलावा इटली एंड ऑस्ट्रिया इज अनदर कंट्री जहां पे पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। ओके, तो ये कुछ हो गई। ऑलवेज रिमेंबर इंडिया इज ऑल्सो अ कंट्री जिसमें पैसिव यूथनेशिया होता है, तो ये लिस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऑल्सो नो दिस, अगर पूछा जाए विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट या टू अलाउ पैसिव यूथनेशिया, तो स्विट्जरलैंड आंसर हो जाएगा। इफ अ क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ एक्टिव यूथनेशिया, द आंसर इज गोइंग टू बी नीदरलैंड्स। ओके, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे दे टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बीजेपी अकाउंटेड फॉर ओवर 44% ऑफ 3,352 करोड़ स्पेंट बाय पार्टीज इन 24 लोकसभा पोल्स ADR। तो यहां पे आपकी ये एक पर्टिकुलर एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं इलेक्शंस में उस पर थोड़ा ध्यान रखता है एंड लोगों के बीच में अवेयरनेस भी जनरेट करता है, सो दैट इंडिया का जो इलेक्शनिंग सिस्टम है वो यहाँ पे बेटर हो सके। और यहाँ पे उन्होंने जो 2024 में सबसे रिसेंट आपके जो नेशनल पोल्स हुए थे, लोकसभा के पोल्स हुए थे जिसके थ्रू नरेंद्र मोदी इलेक्ट होकर आए थे, उसका एक डेटा यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। दे फाउंड आउट कि जो टोटल एक्सपेंडिचर 3,352 करोड़ रुपीस जो इलेक्शन में स्पेंड हुआ था, उसका करीब 50%, 44%, वेरी नियर टू 50% वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने स्पेंड करा था, विच इज बीजेपी। ओके, इंटरेस्टिंग चीज जो मैं अभी आपको बता देता हूं, बीजेपी जो है वो खुद का ही क्लेम है उनका, बट बीजेपी जो है इट क्लेम्स कि इट इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप। 18 करोड़ प्लस मेंबर, एक्टिव मेंबर्स बीजेपी के हैं एज पर देयर क्लेम्स, एंड उस पर्टिकुलर क्लेम के बेसिस पे दे क्लेम टू बी द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो ये बीजेपी के बारे में हो जाएगा। तो यहां पे जो बीजेपी है उसका पर्टिकुलर ये डेटा निकल के आया है, या पूरी सारी आपकी जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज उनका एक्सपेंडिचर क्या, उनकी इनकम क्या है, उसका डेटा भी निकाल के ADR ने पब्लिक डोमेन के अंदर में पुट करा है। अगर आप भी चाहें तो आप जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि किस पार्टी ने कितना खर्चा करा। और ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इंडिया के अंदर में जो मनी की पावर है, मनी की जो पावर है पॉलिटिक्स के अंदर में, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि जो पर्टिकुलर पार्टी आपके फाइनल इलेक्शन जीत के आती है वो सबसे बड़े एक्सपेंडिचर भी यहां पे कंडक्ट करती है। ओके, तो यहां पे ये है। बट आई थॉट कि हम थोड़ा बेसिक्स को भी समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी अगर बनानी हो, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना हो, तो कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, ये सब कुछ चीजें हैं जो हम आज डील करेंगे। ओके, तो पहले आपको ये समझना है कि अगर आपको इंडिया के अंदर में कोई पॉलिटिकल पार्टी, एक प्रॉपर लीगल पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए।
यू मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां रिकॉग्नाइज इट्स रजिस्टर्ड नॉट रिकॉग्नाइज अभी, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन होना रिक्वायर्ड होता है, ओके। तो अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं तो आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ईसीआई के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड कराना, ओके। एंड इन केस आप एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हो तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आपको रिकॉग्नाइज भी कर सकती है। कैसे कर सकती है? एज अ नेशनल पार्टी या एज अ स्टेट पार्टी। तो अगर आप एक या दो स्टेट्स के अंदर में हैं तो आप एक स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करे जाते हो। अगर आप मोर देन मल्टीपल स्टेट्स के अंदर में हैं या आपको जो वोट बैंक है, आपको जो जितना वोट परसेंटेज मिलता है, चाहे वो एक ही स्टेट से हो, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आप नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करे जाते हो। तो अब आपको रिकॉग्निशन मिला एज अ नेशनल पार्टी, तो कुछ आपको यहां पे बेनिफिट भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका जो इलेक्शन सिंबल है वो हर कोई यूज नहीं कर सकता है, सिर्फ आपके ही जो पार्टी कैंडिडेट्स हैं वो यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल कि अगर कल मैं इलेक्शन रन करना चाहूं जयपुर के अंदर में, तो यहां पे मैं कांग्रेस का जो हाथ का सिंबल है या लोटस का सिंबल है या एलिफेंट का जो बहुजन समाज पार्टी का सिंबल है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता हूं, बिकॉज वो नेशनल पार्टी का सिंबल है, तो वो वहां पे रिकॉग्नाइज्ड है, ओके। तो इस तरीके से कुछ इनको बेनिफिट मिलते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्राइटेरिया क्या है भाई, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कैसे रिकॉग्नाइज करी जाती है, तो अगर इन तीन कंडीशंस में से आप एक भी कंडीशन अगर फुलफिल कर देते हो तो आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बना दिया जाता है, ओके। तो इसमें पहला तो है कि ये कोई भी जो पार्टी है इट मस्ट win 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में आपको 2% जो टोटल लोकसभा की सीट्स हैं उतनी आपको जीतनी है। सेकंड, या तो ये या फिर रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। अगर आप 4 पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर में, एक या दो नहीं 4 स्टेट्स के अंदर में आप वहां की स्टेट पार्टी हो, इतनी बड़ी पार्टी हो स्टेट के अंदर में, 4 स्टेट्स के अंदर में, तो आप यहां पे नेशनल पार्टी बनोगे। और थर्ड इज कि आपको एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स मिले हैं इन 4 और मोर स्टेट्स, प्लस आपने 4 लोकसभा सीट्स भी जीती है। तो अगर आप ये 3 कंडीशंस फुलफिल करते हो तो जाके आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, तीनों नहीं तीनों में से एक, कोई भी एक आपने फुलफिल कर दी तो आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाओगे, ओके। तो इस तरीके से आपकी होती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स सी कि कौन कौन सी आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि इंडिया के अंदर में टोटल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बाय इलेक्शन कमीशन में कितनी रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 6 है ऐसी टोटल जो रिकॉग्नाइज्ड, और 6 के 6 आपके सामने नाम गिवन है। ये 6 मैं यही कहूंगा कि आपको 6 पता होनी चाहिए। स्पेसिफिकली जो 2 हैं इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, कांग्रेस का सबको पता है भाई, ये प्री इंडिपेंडेंस की पार्टी आपकी 1885 में किया गया था, एक तो ये, एंड दूसरी भारतीय जनता पार्टी जो अभी पावर के अंदर में है, इट वाज द ईयर 1980 जब भारतीय जनता पार्टी जो थी उसको क्रिएट करा गया था। डू यू नो भारतीय जनता पार्टी जो थी 1980 में इसको क्रिएट करने से पहले इसकी प्रीडिसेसर कौन सी थी, इससे पहले इनकी कौन सी पार्टी थी? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे? बिकॉज 1980 के अंदर में एक पार्टी, इनकी जो मेन पार्टी थी उसका मर्ज, उसका यहाँ पे स्प्लिट हुआ था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अलग से निकल के आई थी। और यहाँ पे उनके करंट प्रेसिडेंट्स के नाम है जो सारे लेटेस्ट हैं वो आपके सामने यहाँ पे, ये एम.ए. बेबी जो है ये 2025 में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के आपके यहाँ पे लीडर बने हैं, और इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। बट otherwise these are the particular 6 political parties which have been recognized as a national political party in India. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी लेफ्ट विथ लिमिटेड स्पेस टू सपोर्ट ग्रोथ। तो यहाँ पे संजय मल्होत्रा जो आपके आरबीआई के गवर्नर है, एंड ही इज आल्सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो पर्टिकुलर कमिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। उनका यहाँ पे स्टेटमेंट आया है कि अभी रिसेंटली हमने जो पर्टिकुलर रिडक्शन करा इंटरेस्ट रेट में, उसके बाद अगर अब हमें ग्रोथ को यहाँ पे कोई सपोर्ट देना है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लिमिटेड यहाँ पे हेल्प कर पाएगी। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और अभी रिसेंटली क्या हुआ है। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा फिस्कल पॉलिसी, एक हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी, और गवर्नमेंट की पॉलिसी का मतलब क्या हो गया, यहां पे गवर्नमेंट ने क्या पैसा कमाया, टैक्स लगाए, और गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्सपेंडिचर करा। ऑन द अदर साइड वी हैव द मॉनेटरी पॉलिसी, जो बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी से डील करती है कि मार्केट के अंदर में कितनी सप्लाई होनी चाहिए। दिस इज बेसिकली डेल्ट बाय द आरबीआई। तो इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है कि मार्केट के अंदर में मनी सप्लाई, कितना मनी मार्केट में होना चाहिए, कितना यहां पे आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए। एंड इन सबको करने के लिए क्या यूज करा जाता है, इंटरेस्ट रेट।
तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी नथिंग बट कि भाई आरबीआई जो है वो बैंक्स को किस रेट पे इंटरेस्ट देगी, वो बेसिकली आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिसाइड होता है। एंड आई होप यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस कि एक रेट होती है जिसको बोलते हैं हम रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट, रेपो रेट होती है जो मेजरली मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है आपके इंडिया की। तो रेपो रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन्स, एट विच आरबीआई गिव्स लोन to banks. Okay, so repo rate is the rate at which RBI gives loans to banks. तो ये आपका हो जाएगा रेपो रेट यहाँ पे। और यहाँ पे अब आपको ये समझना है कि मैं यहाँ पे RBI बार बार यूज कर रहा हूँ, बट 2016 में हमने एक बड़ा सा थोड़ा सा एक चेंज किया था, विच इज कि हमने एक कमेटी बनाई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हमने एक कमेटी बनाई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये जो पर्टिकुलर कमेटी है अब ये डिसाइड करती है इंडिया के अंदर में कि आपकी जो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब आपकी अब एमपीसी डिसाइड करेगी। तो एमपीसी क्या है? तो एमपीसी 2016 के अंदर में 2016 में हमने एक कमेटी बनाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसके अमेंड करके हमने उसमें कमेटी बनाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके अंदर में हमने बोला कि 6 मेंबर्स होंगे। आप बताइए इस पर्टिकुलर 6 मेंबर्स के अंदर में इसका चेयरमैन कौन होता है? ओके, ये 6 मेंबर्स होंगे, 3 आरबीआई के होंगे और 3 गवर्नमेंट के नॉमिनीज होंगे, और ये 6 मेंबर मिलके यहां पे जो रेपो रेट एक्सेट्रा होती हैं उनको डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनाई थी, आरबीआई 1934 में बनाई थी। 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर्स यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं। आप बताइए मुझे कि इसका चेयरमैन कौन होता है? ओके, और यही वो कमेटी है जो रेपो रेट डिसाइड करती है। अब अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बेसिक समझ में आया है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है? तो यहाँ पे आपका अभी रिसेंटली आरबीआई ने आपकी जो पॉलिसी रेट्स हैं, जो रेपो रेट एक्सेट्रा होती है, उसको 100 बीपीएस से, बेसिस पॉइंट से कम करा है। तो बेसिस पॉइंट को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो अगर 100 बीपीएस है तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 1%। यानी कि अगर पहले रेपो रेट 6% थी तो अब 5% है। इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 100 बीपीएस। 100 बीपीएस को क्या मतलब हुआ? 100 से डिवाइड कर देना तो उससे आ जाएगा कितना परसेंटेज हुआ है। परसेंट को बीपीएस में कन्वर्ट करना है तो इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो 100 बीपीएस आ जाएगा आपका। तो 100 बीपीएस का मतलब सिंपल ये होता है कि टोटल हमने 1% कम करा है। जो भी बीपीएस हो, लेट से अगर यहाँ पे यहाँ पे 25 बीपीएस है, 25 बीपीएस लिखा हुआ है कहीं पे, तो 25 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.25%। ओके, और 0.25% को मुझे बीपीएस में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा हो गया 25 बीपीएस। ओके, तो अभी आपकी जो पर्टिकुलर आरबीआई उसने कम करी है, और आपके जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने ये मेंशन करा है अभी पॉलिसी नोट के अंदर में कि अब जो आपकी आरबीआई है या आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, अब इसके हैंड्स टाइड है। अब ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए और रेट्स को कम नहीं कर सकता है, बिकॉज इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। ओके, तो ये है रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट पे आते हैं, एक और न्यूज है, नॉट दैट गुड फॉर इंडिया, बट कोर सेक्टर ग्रोथ जो है वो 9 मंथ के स्लो पे है, एंड इट वाज लो ऑफ 0.7% इन मे ऑन ऑयल, गैस एंड फर्टिलाइजर्स। तो अब ये कोर सेक्टर क्या होता है जिसकी ग्रोथ हम कह रहे हैं कि इतने 9 मंथ के एकदम उस पे? तो जैसे कि आप समझते हो कोर क्या होता है? कोर होता है बिल्कुल किसी का इंटरनल पार्ट, जहां से सब कुछ आपका जनरेट होता है, ऑरिजिनेट होता है। तो कोर सेक्टर बोला जाता है इंडस्ट्रीज के उन सेक्टर्स को जिस पे बाकी के सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। और इंडिया के अंदर में हमने ऐसी 8 इंडस्ट्रीज को रिकॉग्नाइज कर रखा है जो इंडिया की कोर सेक्टर्स को यहां पे माना जाता है। फॉर एग्जांपल कि कोर सेक्टर्स कौन कौन से? 8 सेक्टर्स आपके रिफाइनरी प्रोडक्ट जो पेट्रोल का है, पेट्रोलियम हो गया एक तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो टोटल 8 सेक्टर्स हैं जो आपके कोर सेक्टर्स में आते हैं। और इनको आप समझ के देखिए कैसे कि यहां पे जितने भी आपको सेक्टर्स दिख रहे हैं ये फाइनल कंज्यूमर यूज कर सकता है। पेट्रोल हम यूज कर सकते हैं, बट सिर्फ हम ही यूज नहीं करती, बाकी की इंडस्ट्रीज भी यूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो नेचुरल गैस है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स हैं, जो बाकी की इंडस्ट्रीज हैं वहां पर भी अपने प्रोडक्शन के अंदर में यूटिलाइज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी है, हम एज अ कंज्यूमर भी यूज करते हैं, बट बाकी की इंडस्ट्रीज भी
यूज करती हैं। तो ये कोर सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि मेरी ओवरऑल इंडस्ट्रीज कैसे डिपेंड करेगी। सो रेदर देन कि मैं इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी यहाँ पे उसके लेवल ऑफ प्रोडक्शन को या लेवल ऑफ ग्रोथ या रिसेशन को यहाँ पे चेक करूं, मैं इन 8 कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर पे ज्यादा फोकस करता हूं, बिकॉज अगर इनमें ग्रोथ होगी तो बाकी की इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें भी ग्रोथ होगी। और अभी रिसेंटली रिपोर्ट यही है कि इसका जो पर्टिकुलर आपका कोर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो ऑन अ 9 मंथ लो है, यानी कि ये जो सेक्टर्स हैं इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे, विच मींस कि अगर ये ग्रो नहीं कर रहे तो हमारी ओवरऑल इंडस्ट्रीज भी इतना अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी। ओके, तो इसलिए कोर सेक्टर्स को ऐसे आइडेंटिफाई कर पाना इंपॉर्टेंट होता है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज होता है जो आपका हर मंथ निकलता है, जिस बेसिस पे आपके जो कोर सेक्टर्स होते हैं, ये 8 सेक्टर्स होते हैं, इनको हम हर महीने इनका एक पर्टिकुलर एनालिसिस करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की भी न्यूज देख लेते हैं कुछ। ऑल्दो जितनी न्यूज है हिंदू में आई सेम टू सेम सारी न्यूज जो है आपकी इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस की सारी न्यूज आपके हिंदू में भी कवर्ड हुई है। ओके, व्हाट हैपेंस इफ ईरान चूजेस टू लीव द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सो आई एम श्योर ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल हम एक बार का रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूक्लियर एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, यानी नॉन प्रोलिफरेट, यानी न्यूक्लियस को हमें नॉन प्रोलिफरेट करना है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन जो है उनको हमें बढ़ाने नहीं देना है, उसको लेके ट्रीटी हमने साइन करी। ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो यहां पे हमने 1968 में ये एनपीटी ट्रीटी को इंट्रोड्यूस करा था, जो इन फोर्स आई थी इन 1970। 68 में सिग्नेचर्स के लिए ओपन हुई, और देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि जब कोई पर्टिकुलर ट्रीटी एक मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज साइन कर देते हैं उसके बाद वो इन फोर्स में आना स्टार्ट होती है। यूजुअली दिस इज अ क्लॉज। और 1970 के अंदर में आपका एनपीटी जो था वो आपका इन फोर्स आ गया था। अब ये एनपीटी ट्रीटी क्या था? बिकॉज 1945 में आपके यूएस ने पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया था, और उस न्यूक्लियर वेपन से कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, पूरी की पूरी हम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इट वाज फेल्ट कि हमें न्यूक्लियर जो आपके वेपन्स है इनको प्रोलिफरेट, इनको स्प्रेड करने से रोकना है, बिकॉज अदरवाइज एवरी अदर कंट्री वुड डिस्ट्रॉय इटसेल्फ एंड द अदर कंट्री इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो 1968 में हम एनपीटी ट्रीटी लेकर आए, और उस पर्टिकुलर ट्रीटी में हमने ये कहा कि भाई जो 1967 तक, 68 में ट्रीटी है, 67 तक जिन पर्टिकुलर कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिया है, दीज वुड बी द कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर रख सकते हैं अपने पास में, बाकी सबको अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और वो आगे जाके कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम्स नहीं रन कर सकते। विच मींस कि अब तक 67 तक देयर वर ओनली 5 कंट्रीज जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स भी हैं। तो 1967 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, दीज वर द 5 कंट्रीज विच ऑलरेडी हैड अ न्यूक्लियर वेपन। एंड ये ट्रीटी ने बोला कि ये जो कंट्रीज हैं, ये नाम आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सी 5 कंट्रीज हैं, कि सिर्फ ये कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो सकती हैं, बाकी की कंट्रीज कैन नॉट बी अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन, इंडिया वाज वन कंट्री विच डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोइंग टू साइन दिस ट्रीटी, बिकॉज जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री आई आल्सो हैव द राइट टू न्यूक्लियर वेपन्स, एंड इफ यू really want to implement this nuclear non-proliferation treaty, then all the 5 countries also should leave out those particular weapons. उनको भी डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, चाहे वो टाइमली करे, बट देयर कैन नॉट बी एनी एक्सेप्शन, देयर कैन नॉट बी एनी डिवीजन बिटवीन न्यूक्लियर वेपन स्टेट एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। एंड इस बेसिस पे इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज which decided not to sign it. So you should know this, which are the countries which are not a signatory of this particular treaty. So India is one country, and India ने करा तो पाकिस्तान ने बोला इंडिया नहीं करा, मैं भी नहीं करूंगा, तो पाकिस्तान ने भी नहीं करा। इसके अलावा इजराइल, साउथ सुडान एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का इंटरेस्टिंग केस है, बिकॉज ओरिजिनली इसने साइन किया था 85 के अंदर में, बट 2003 में बाय द टाइम इट हैड डेवलप्ड इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन, 2003 में इसने इस ट्रीटी से अवसर कर लिया। तो करंटली देयर आर 5 कंट्रीज, ये 5 कंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद होनी चाहिए, पांचों की पांचों। इन 5 कंट्रीज ने एनपीटी को साइन नहीं करा है, बाकी कंट्री जो है उन्होंने एनपीटी को साइन करा है। और यहां पे ईरान वाज अनदर कंट्री जिसने 1970 में ही इस ट्रीटी को साइन कर दिया था। एंड अब ईरान बोल रहा है कि बिकॉज यहां पे जो एक पर्टिकुलर बॉडी है, इंटरनेशनल एटॉमिक, सॉरी आई एक्चुअली शुड नॉट हैव टोल्ड यू, आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, बट एनीवे नाउ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, वो पर्टिकुलर जो बॉडी है वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है, वो उस पर गलत एलिगेशंस लगा रही है, न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। एवरीवन नोस कि ईरान इज ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यूक्लियर वेपन, बट नाउ दे आर क्लेमिंग कि भाई हम नहीं बना रहे हैं और आईएए हमारे साथ यहां पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। नाउ आईएईए जो है, यू टेल मी कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहां पे, आप ये बता दीजिए मुझे। चलिए
हेडक्वार्टर कहां पे, ये बॉडी है वो जो रिस्पॉन्सिबल है टू सी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनपीटी ट्रीटी। तो अगर आप न्यूक्लियर एनपीटी ट्रीटी के मेंबर हो, आप उसके सिग्नेटरी हो, तो ये पर्टिकुलर इंटरनेशनल बॉडी है जो आपके जो न्यूक्लियर प्लांट्स है, सिविल प्लांट्स है, जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, उनको विजिट करती है और वहां पे वो ये चेक कर सकती है कि आप इसका कहीं पे डाइवर्जन तो नहीं कर रहे हो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। तो यहां पे बिकॉज ऑन द बेस ऑफ दिस एलिगेशंस ईरान हैज डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू विथड्रॉ दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, आई एम नॉट गोइंग टू बी बाउंड बाय दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। तो 1970 में इसने साइन करा था। नाउ ईरान इज गोइंग टू बिकम द सेकंड कंट्री इफ इट इज पास्ड बाय द ईरान्स पार्लियामेंट। तो ये सेकंड कंट्री बन जाएगा जिसके अंदर में आपके एनपीटी का जो सिग्नेटरी था जिसने विड्रॉ करा है। तो यहां पे क्या ये पॉसिबल भी है? तो कोई भी ट्रीटी तो होता है उसके अंदर में आउस्टर का प्रोविजन होता है। सिमिलरली इसका जो आर्टिकल 10 इस ट्रीटी का, इसके अंदर में आपको 3 मंथ नोटिस देके आप एग्जिट कर सकते हो। और एग्जिट करने से क्या होगा कि भाई IAEA है, इसके इंस्पेक्शन स्टॉप हो जाएंगे सिविल प्लांट्स के आपके। रेजेस रिस्क ऑफ ईरान डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन सीक्रेटली, तो अब इजीली न्यूक्लियर वेपन्स को वो बना सकता है बिकॉज अब कोई भी बॉडी उसको यहां पे चेक नहीं कर पाएगी। और ये एनपीटी सिस्टम को भी वीकन कर सकता है बिकॉज इट वाज सेट अ प्रेसिडेंट कि भाई ईरान ने भी तो करा था विड्रॉ, मैं भी विड्रॉ कर रहा हूं, तो इस वजह से एक प्रेसिडेंट भी सेट हो जाएगा। तो यहां पे दिस इज द करंट सिचुएशन कि ईरान माइट बिकम अनदर कंट्री जो यहां पे एनपीटी साइन ना करे। अब यहां पे एक और क्वेश्चन मैंने IAEA का पूछा है, एक और इससे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ईरान की जो पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट तो देखिए इंडिया में कहा जाता है सांसद, तो ईरान के अंदर में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, ईरान की पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट वर्ड नहीं होता वहां पे यूज, पार्लियामेंट इंडिया में यूज होता है या यूके में यूज होता है। ईरान की जो पार्लियामेंट है या ईरान की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको क्या कहा जाता है? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ट्राई टू फाइंड आउट क्या बोलते हैं भाई ईरान की पार्लियामेंट का क्या नाम है। Just try to find Iran's name in parliament. Okay, so you would find out the answer to this also. Anyway, तो ये है आपका करंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर एनपीटी। एक और आपकी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख लेते हैं। इंडिया टू बी वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार मेकर बाय 2030 मस्ट कट कॉस्ट टू compete विद चाइना रिपोर्ट। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है एंड एज पर दिस रिपोर्ट इट हैज बीन सेड कि इंडिया जो है जो 2030 तक वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ईवी मार्केट बन जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली इन्होंने जो पर्टिकुलर रिपोर्ट करी 2025 में जो रिपोर्ट आई है, बाय द ईयर 2025 इंडिया जो है वो टॉप 10 में भी नहीं है। India is not even the top 10 of the EV market, and but because of sheer size of India's market, by the sheer size of number of vehicles we require in future, we know we are going to be having more such electronic vehicles also in future. तो 2030 तक इंडिया जो है because of sheer number also it's going to become the 4th largest EV market. Currently top 10 में भी नहीं, we do not even know कि इंडिया की रैंकिंग्स क्या है। If you can find out कि भाई EV रैंकिंग्स क्या है, but I think don't waste your time in trying to find out EV rankings simply because कि 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स के अंदर में, ट्रक्स के अंदर में, इन सब के हिसाब से रैंकिंग जो है बहुत डिफरेंट है। तो किसी ने भी इंडिया का अलग से नहीं करा है। इन एनी केस यू शुड नो कि इंडिया का जो ईवी मार्केट है इट इज जस्ट 1%। ये सिर्फ 1% है आपका अभी तक, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम है। बट बिकॉज इंडिया का कम है, बट फ्यूचर में हो सकता है ईवी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो सम लेटेस्ट डिटेल्स। तो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, समवन आस्क यू कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ईवी कंपनी कौन सी है, तो डू नॉट मार्क, या क्वेश्चन आ जाए तो डू नॉट मार्क ऑन टेस्ला कि भाई जो एलन मस्क की टेस्ला है वो सबसे बड़ी कंपनी है। एक और कंपनी है, और अब यहाँ पे इंडिया में भी आप इसकी काज देखते होंगे, BYD। डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म BYD? ट्राई टू फाइंड आउट BYD का फुल फॉर्म क्या है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, कार्स भी अच्छी बनाती हैं ये कंपनी। तो ये है इस टाइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी ईवी प्लेयर, यानी कि सबसे ज्यादा कार सेल जो है, 4 व्हीलर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ईवी में कार सेल जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी करती है, तो इट्स गोइंग टू बी BYD जो चाइना की कंपनी है। एंड नाउ टेस्ला इज सेकंड, इट इज ओनली इन 2025 का जो क्वार्टर फर्स्ट था उसमें ही BYD ने टेस्ला को रिप्लेस करा है, इसलिए भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे नोट्स अपडेटेड नहीं है तो प्लीज अपडेट कर लेना। BYD फर्स्ट है, टेस्ला सेकंड है, थर्ड पे वोक्सवैगन जो है आपकी जर्मन जो आपका कार मेकर है, जो पूरा ग्रुप है वो 3rd नंबर पे आता है। ओके, ईवी मार्केट्स की बात करी जाए तो उस ईवी मार्केट्स के अंदर में फर्स्ट पे चाइना, US, जापान, UK एंड जर्मनी, दीज आर द 5 बिगेस्ट ईवी मार्केट्स। बट यहाँ पे एक कंट्री मेंशन है जहां पे अगर मैं पर कैपिटा ईवी का यहाँ पे ओनरशिप देखूं, यानी कि हर कोई पर्सन, उनकी पॉपुलेशन कम है तो इसलिए जितने लोग तो उन्होंने बाय कर लिया, कौन सी कंट्री है जिसमें ईवी का पेनिट्रेशन मैक्सिमम है। तो एक हिंट देता हूं कि उस कंट्री के अंदर में 93% जो कार की ओनरशिप है दिस इज ऑफ ईवी एंड इट इज वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज।
ट्राई टू फाइंड आउट कि पर कैपिटा बेसिस के ऊपर पे कौन सी कंट्री है जो सबसे बड़ा ईवी का मार्केट है, ठीक है। बिकॉज चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे कार्स बहुत ज्यादा है, तो एब्सोल्यूट नंबर्स में ज्यादा होगी। बट अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में देखूं कि कितनी कार्स हैं, उसकी कितनी परसेंट कार्स आपकी वहां पे ईवी कार्स हैं, उस बेसिस पे टॉप वन, रैंक वन कौन सी कंट्री की होगी। वेरी इजी टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट एंड आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करें, बिकॉज यहां पे आप वो मेहनत करके करेंगे तो आपको एक्चुअल एग्जाम में भी याद होगा, बिकॉज आपने एफर्ट्स लगाए हैं। ओके, एनीवे, ईवी मार्केट इंडिया के अंदर में अगर हम देखें तो कौन सी बिगेस्ट कंपनीज हैं, तो करंटली वेरी स्मॉल मार्केट, बट इनमें भी टाटा मोटर्स फर्स्ट पे है, सेकंड पे एमजी मोटर्स इंडिया है, और थर्ड के ऊपर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो इंडिया की टॉप 3 कंपनीज हैं आपकी ईवी के अंदर की। ओके, तो ये हो जाएगा रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सब आपके इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूज आइटम्स हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि जो भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले कवर नहीं कराए, उनको हम यहाँ पे कवर करें। इन केस आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, यू वांट कि हमें ये टॉपिक कवर करना चाहिए था, ये नहीं किया, तो वो हम फ्यूचर में कर सकते हैं, उसको MIT में हम कवर कर लेंगे। यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा इफ यू फील लाइक और कुछ भी करना है, प्लीज उसको भी आप मेंशन करिए। कोई आपके क्वेश्चंस है उनको भी आप वहां पे करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।